नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। आप देख रहे हैं चुनाव का सबसे भरोसेमंद शो, कौन बनेगा मुख्यमंत्री। और ये देखिए, मेरी दाईं तरफ आप देखिए, ये आप देख रहे हैं कलकल बहती शिप्रा नदी, शिप्रा का किनारा। और उज्जैन में इस वक्त मैं मौजूद हूं। उज्जैन की जनता मेरे साथ है, जरा जोरदार तालियां हो जाए। मेरे साथ यहां अलग अलग पार्टियों के नेता भी मंच पर मौजूद हैं, उनसे भी हमारी बातचीत होगी। उज्जैन की दरअसल बात की जाए तो देखिए, धर्म की नगरी तो है ही, लेकिन अगर आप राजनीति के लिहाज से इसे देखते हैं, राजनीति के चश्मे से, बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। ये जो पूरा मालवा का इलाका आता है, जहां 66 विधानसभा की सीटें हैं, जिसके बारे में एक राजनीतिक कहावत है कि जो यहां पर स्कोर कर ले ज्यादा, उसकी सरकार बन जाती है भोपाल में। तो मालवा का ये बहुत ही महत्वपूर्ण इलाका है। 7 विधानसभा की यहां पर सीटें आती हैं। और लोकसभा सीटों के लिहाज से अगर मैं देखूं तो पारंपरिक तौर पर यह बीजेपी के गढ़ के तौर पर इसे आप देख सकते हैं। पिछले 9 लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो 8 लोकसभा चुनाव यहां से बीजेपी जीती। लेकिन पिछले दिनों में 2018 में खास तौर पर कांग्रेस यहां बहुत मजबूत हुई। इस बार जनता का मिजाज क्या है, उस नब्ज को टटोलने का मैं प्रयास करूंगा, जनता से बातचीत करूंगा। मेरे साथ यहां पर नेता भी हैं, लेकिन आज जो राजनीति हो रही है देश में, सबसे पहले बात उसकी कर लेते हैं। जब से बिहार में जातीय जनगणना के आंकड़े आए हैं, आप देख रहे हैं तमाम तरह के बयानात आ रहे हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी उन बयानों के आश्रय कांग्रेस पर हमला किया है। यहां तक आरोप लगा दिया गया कि दरअसल हिंदुओं को बांटने की राजनीति कर रही है कांग्रेस। तो आप ये रिपोर्ट पहले देखिए, उसके बाद यहां से चर्चा की शुरुआत करते हैं। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी तो कहा करते थे कि देश के संसाधनों पर पहला हक माइनॉरिटी का है, अल्पसंख्यकों का है, और उसमें भी मुसलमानों का है। अब कांग्रेस कह रही है कि आबादी तय करेगी कि पहला हक किसका होगा। यानी क्या अब अल्पसंख्यकों का हक कांग्रेस कम करना चाहती है क्या? देश के सामने एक ही मुद्दा है, कास्ट सेंसस। ओबीसी कितने हैं और उनकी भागीदारी कितनी होनी चाहिए, ये हिंदुस्तान के सामने सबसे बड़ा सवाल है। और कांग्रेस पार्टी की हिंदुस्तान में सरकार है, पहला काम ये हम करके दिखाएंगे। आबादी किसकी ज्यादा है, किसका हक होगा, जरा कांग्रेस वाले स्पष्टता करें। क्या आबादी के हिसाब से हक मिलेगा क्या? तो क्या सबसे बड़ी आबादी वाले हिंदू अब आगे बढ़कर अपने सारे हक ले लें क्या? सरकार ने जाति जनगणना के आंकड़े प्रस्तुत कर दिए हैं सर। बधाई। तो सरकार आई तो सर आप मध्य प्रदेश में भी कराएंगे क्या सर? निश्चित। कांग्रेस किसी भी कीमत पर देश के हिंदुओं को बांटकर भारत को तबाह कर देना चाहती है। धर्म के आधार पर देश को बांटने की कोशिश कर रहा हो, पिछड़ा वर्ग और दलित वर्ग के विरोधी हैं, ये साबित करता है। मेरे लिए तो इस देश का गरीब यही सबसे बड़ी जाति है, यही सबसे बड़ी बिरादरी है। अगर गरीब का भला हो गया, देश का भला अपने आप हो जाएगा। और यहां मैं दर्शकों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि पिछले दिनों जब राहुल गांधी यहां पर आए थे, तो वो भी एक जनसभा में कहकर गए थे कि जातीय जनगणना हो। मेरे साथ यहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेता राजपाल सिंह सिसोदिया साहब मौजूद हैं, बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस से मेरे साथ विवेक गुप्ता जी यहां पर मौजूद हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। और सीधा सवाल, पहला सवाल आपसे ये, प्रधानमंत्री मोदी ने जो आज हमला किया, वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि दरअसल ये आप लोगों की गंदी राजनीति है, हिंदुओं को बांटने की राजनीति है। ये प्रधानमंत्री की कास्ट सेंसर पर एक घबराहट है, एक तिलमिलाहट है। बरसों से भारतीय जनता पार्टी ने एक गंदी राजनीति की है, जो जात पात को बढ़ावा दिया है। ये दुनिया के सामने, भारत ही नहीं दुनिया के सामने ये एक सर्वसिद्ध उदाहरण एक हो चुका है पूरे विश्व के सामने कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति किसने की, भारतीय जनता पार्टी ने। राम रहीम की राजनीति किसने की, भारतीय जनता पार्टी ने। इन्होंने ही लड़ा कर हिंदू मुस्लिम कर करके। सुनिए, उन्होंने यह भी कहा कि जब मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तो उन्होंने कहा था कि इस देश के संसाधनों पर सबसे पहला हक माइनॉरिटी का है, उसमें भी खासतौर पर मुस्लिमों का। अब आप लोग कह रहे हैं कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी।
देखिए, कास्ट सेंसस कराना इस देश के हित में है। हमारे नेता राहुल गांधी ने इस बात की लगातार मांग की है, और यदि मोदी को इतनी ही घबराहट है तो वो कास्ट सेंसस से पीछे क्यों हट रहे हैं? जवाब ले लेता हूं, क्या मोदी जी घबरा रहे हैं? देखिए, कांग्रेस जब जब सत्ता से बाहर होती है तो इसी प्रकार से समाज को बांटने का काम करती है, और जब ये सत्ता में होते हैं तो तुष्टीकरण की बात करते हैं। मनमोहन सिंह जब इस देश के प्रधानमंत्री होते थे तो उन्होंने कहा कि इस देश के संसाधनों पर पहला और प्रथम अधिकार किसी का है तो माइनॉरिटी का है। और आज जब एनडी गठबंधन का नीतीश कुमार कास्ट जनगणना की बात करते हैं तो यह भी समाज को बांटने की बात है। कांग्रेस और कांग्रेस का गठबंधन समाज को जाति व्यवस्था में बांटने का काम कर रहा है, अगड़ों में पिछड़ों में बांटने का काम कर रहा है। ये बड़ा दिलचस्प है कि आप दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि ये दोनों एक दूसरे जातियों के। आप देख लीजिए, जनगणना लागू करने का काम किसने किया? जाति जनगणना तो नीतीश कुमार ने किया। नीतीश कुमार किनके सहयोगी है? एनडी सहयोगी है। कास्ट सेंसस से घबरा क्यों रहे हैं? कांग्रेस वाले कह रहे हैं, आप घबरा क्यों रहे हैं? घबरा नहीं रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि समाज का जो ताना बाना है उसे बिगाड़ने का प्रयास कांग्रेस ना करे। कौन बिगाड़ रहा है समाज का ताना बाना? कौन बिगाड़ रहा है? मुझे लगता है इस पर एक क्विक रिएक्शन सभी से मैं ले लूं। यहां से शुरू करता हूं जी। मेरा कहना है, आज ये नीतीश कुमार को बुरा कह रहे हैं, बार बार तो उनके साथ सरकार बनाते हैं। आज ये नीतीश कुमार की बुराई कर रहे हैं। जब नीतीश कुमार इनके साथ थे, जब भी वो कास्ट की बात कर रहे थे, आज वो जब भी कांग्रेस के साथ हो गए तो उनका विरोध कर रहे हैं। खड़े होके बोलिए, आप क्या कहना चाह रहे हैं? हम यही कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस शुरू से ही देश को तोड़ती आई है और जातिवाद को लेकर हमेशा से ही भ्रम फैलाया है, और हिंदुओं को आज तोड़ने की जो जाति गणना की जो इन्होंने करा है वो गलत है। भारत का कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि जनगणना केवल और केवल केंद्र की सरकार कराती है। केवल नीतीश कुमार जी ने जाति जनगणना का जाति आर्थिक जनगणना की है, उसमें भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में बौखला गई है। संविधान के अंदर स्पष्ट आरक्षण की प्रक्रिया लागू की गई है। जिस प्रकार से शिवराज जी मध्य प्रदेश में घबरा रहे हैं, केंद्र में मोदी जी घबरा रहे हैं। कौन घबरा रहा है? घबरा कौन रहा है? कुछ बोलना चाहते हैं इस पे? न घबराने की बात है, चूंकि सरकार हमारी है तो घबराने वाले तो ये लोग हैं। तो केंद्र सरकार से किसी को घबराना नहीं चाहिए। वैसे घबरा ये रहे हैं भाई, अगर होना है, जो भी होना है वो सामने है ना। चुनाव लड़ो, सामने आएगा नतीजे। अच्छा, क्या कास्ट सेंसस से हिंदुओं को बांटने का खेल चल रहा है? क्या इसे हिंदू बढ़ते हैं? हाँ, बिल्कुल हिंदू बढ़ते हैं। बात यह कि हम देश को अखंड बनाते हैं, अखंड बनाने की बात करते हैं, हम देश को समरस बनाने की बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि जब तक हम जातियों में इस प्रकार से बांटते रहेंगे तो इस देश में समरसता कैसे आएगी? अगर हम ऊंच नीच के भेदभाव को खत्म करना चाहते हैं, जातियों को खत्म करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि फिर इस प्रकार की बात नहीं होनी चाहिए। जातीय जनगणना से क्या देश बढ़ता है? देखिए, क्या है, ये देश संविधान से चलता है और संविधान में लिखा हुआ है कि देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस, रिलीजन एंड सेक्स। तो यदि कॉन्स्टिट्यूशन को दोनों पार्टियां मान रही है तो किसी प्रकार से भेदभाव की कोई रहता ही नहीं है। मेरा निवेदन है कि ये देश सिर्फ संविधान से चलेगा और संविधान को ही परोपर। कांग्रेस पार्टी ने कभी भी, जितने भी चुनाव हुए सब चुनाव उठा के देख लो, कभी धर्म के नाम पर या उसी के नाम पर कभी वोट नहीं मांगे। सिर्फ विकास और समाज और समरसता की एकता के नाम पर वोट मांगे, धर्म के नाम पर। बीजेपी कह रही है कि जाति के नाम पर कांग्रेस वाले बांट रहे हैं, हिंदुओं को तोड़ने की साजिश है। कांग्रेस ने कहा बांटा, ये बांट रहे हैं। आज इनके समय इतनी बातें क्यों हो रही है? पूरी हिंदुओं को ये बांटते हैं, पूरा जहां पर पूरा तेली बनिया और ये करते हैं, बामन ठाकुर ये करते हैं। कांग्रेस पार्टी में सिर्फ और सिर्फ सर्वधाव वासुदेव कुटुंबकम की भावना है, और सिर्फ एक बात है, विकास के नाम पर चुनाव, और ये लड़ते हैं धर्म के नाम। हाँ बोलिए, क्या देश बढ़ता है? जाति जनगणना के आधार पर अगर जनगणना हो रही है तो देश कैसे बढ़ रहा है? आप ये कैसे कह सकते हैं कि जाति जनगणना अगर हो गई तो देश बढ़ जाएगा, आपस में लड़ाई होगी? कैसे? ये तो केवल और केवल जातिगत जनगणना है, आर्थिक जनगणना है। इसमें घबराहट और इतना बड़ा विषय बनाने की कोई आवश्यकता ही नहीं। उसका आर्थिक पहलू लेकिन कहां सामने आया? आर्थिक पहलू सामने आएगा। अच्छा, आएगा, बिल्कुल आएगा। चुनाव के बाद। चुनाव के बाद ये घबराहट बीजेपी की क्यों है? अच्छा जी, हाँ बोलिए। प्रदेश के अंदर भाजपा पूरी तरह बौखलाहट से है, उसके हार उसे दिख रही है। लोगों का ध्यान बढ़ाने के लिए कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर बरगला रही है, सिर्फ लोगों का ध्यान बढ़ाना, विकास। अच्छा, पीछे जो लोग हैं अगर कुछ कहना चाहते हैं आप इधर सामने आ जाइए ताकि मैं आपके पास आ सकूं। इधर आइए, यहाँ आइए, भाग के आ जाइए पीछे इधर।
इधर, हाँ मैं आ रहा हूँ, इधर आइए, यहाँ पे आइए, तभी मैं आपके पास आ पाऊंगा, पीछे जाना मुश्किल है। हाँ बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं आप? बाकायदा टोपी उपी पहन के चश्मा लगा के आए, खड़े हो जाइए। हाँ, क्या कहना चाह रहे हैं? बहुत ही सदाबहार फिल्म का गाना है, कसमें वादे प्यार वफा वादे हैं, वादों का क्या। छिपरा प्रवाहमान का मामला हो, छिपरा प्रदूषण का मामला हो, नाले सिटी का मामला हो, फ्रीगंज के पुल का मामला हो, मेडिकल कॉलेज खोलने का मामला हो, क्या जवानी से लेके अब तक मैं सीनियर सिटीजन हो गया हूं, अब तक सुनता आ रहा हूं, अब कौन से युग में सुनूंगा? आप बताइए। नहीं तो किसी ने कुछ नहीं किया ना, फिर तो आप ये कहना चाह रहे हैं। प्रदेश में तो सभी की सरकार रही है। अभी 18 साढ़े 18 साल से ये सरकार है, उसके पहले कांग्रेस की सरकार, उन्होंने किया था, ये नहीं कर रहे हैं। नहीं, दोनों ही एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं। एक ही सिक्के के दोनों पहलू। अच्छा, ये आप लोग क्या है, डॉक्टर हैं? आला वाला लटका के पहुंच गए, क्या हुआ? हम आयुर्वेद जूनियर डॉक्टर्स हैं और हमारी 8 दिनों से प्रदेशव्यापी हड़ताल चल रही है। मैं दोनों सरकारों से जवाब जानना चाहता हूं कि इन्होंने आयुर्वेद चिकित्सकों के लिए मध्य प्रदेश में क्या किया है। चाहे कांग्रेस सरकार हो, चाहे बीजेपी सरकार हो, हमारा स्टाइपेंड जो है वो चतुर्थ श्रेणी के जो वर्कर्स हैं 9,600 उनको महीने मिलता है, हमको 8,400 रुपया मात्र मिलता है। मतलब दूसरे राज्यों से बच्चे यहाँ की ड्यूटी करते हैं, वो सिर्फ 8,400 रुपया पाते हैं। हम सरकार से ये जवाब चाहते हैं कि इसमें किसका गुजारा होता है। मैं इसका जवाब लेता हूँ, पहले आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं? छोटे में ये क्या है, कागज क्या आपके हाथ में? हमारी 4 सूत्रीय मांगे हैं। हम पिछले 8 दिनों से पूरे मध्य प्रदेश में प्रदेशव्यापी हड़ताल चल रही है। हम आयुर्वेद जूनियर डॉक्टर्स की अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर। कितने दिनों से हड़ताल है? हम पिछले 8 दिनों से हड़ताल पर हैं। हमारी 4 सूत्रीय मांगे। आइए जरा नेता से जवाब ले लेते हैं, आ जाइए मेरे साथ, आइए हाथ के हाथ जवाब ले लिया जाए। भारतीय जनता पार्टी के नेता यहाँ मौजूद हैं और आपकी सरकार है सूबे में। ये आइए, एक आ जाइए, कोई एक आ जाइए जो अपनी बात रख सकते हैं। जल्दी आइए, भाग के आइए, इतना वक्त नहीं होता, भाग के आइए। हाँ, पूछिए इनसे क्या कहना चाह रहे हैं। पहले भी हमारी बातों को विभाग तक रखा गया है, मंत्री जी के पास भेजा गया है, लेकिन आयुष विभाग ने आज तक, मध्य प्रदेश सरकार ने आज तक हमारी मांगों को सिर्फ आश्वासन के रूप में एक लेटर निकालते हैं वो, और हमारी मांगों को दरकिनार कर दिया जाता है। क्यों दरकिनार करते हैं? हो गया, अब जाइए, मैं जवाब ले रहा हूं। आयुष विभाग को सशक्त और पूरे पावर में लाने का काम, इंप्लीमेंटेशन करने का काम अगर कहीं हुआ है तो पिछली सरकारों के माध्यम से हमारे द्वारा हुआ है। देश ही नहीं वरन विश्व के अंदर आयुर्वेद की पुनर्स्थापना करने का अगर काम हुआ तो यही कालखंड है जिसमें हमने इसकी पुनर्स्थापना करी है। बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं, इन बातों को हमने मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का काम किया है। वो कह रहे हैं कि 8 दिन से हड़ताल पे है, जिसको आप छोटी बात कह रहे हैं। हाँ, चिकित्सीय अवकाश की बात है, आज ही इस विषय को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी से बात हुई है, शीघ्र निराकरण होने की बात है। 8,000 यहाँ से एबीपी न्यूज के मन से ये भरोसा दे रहे हैं इन लोगों को कि जल्द से जल्द इसका निराकरण करेंगे। मुझसे टावर पर आए थे मिलने के लिए, परसों मैंने इनका ज्ञापन लिया और उस ज्ञापन को आज मैंने 1:40 पर माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ में दिया है और उस पर कार्रवाई शुरू करने की बात उन्होंने कही है। ठीक है, और कुछ सवाल किसी के हो तो मैं पीछे आ रहा हूँ। हाँ, ये क्या लेके आ गए आप? शुद्धिकरण के नाम से हजारों रुपए बजट आता है। 19 साल से शिवराज सिंह की सरकार है। तर्पण करने के लिए जब पानी पीते हैं, मैं राजपाल सिसोदिया जी से बोलूंगा कि पानी को पी लें। मैं मान लूंगा कि ये शिप्रा नदी का पानी है, पी लें। ये राजपाल सिसोदिया जी है। इधर आइए। ये हाँ। देखिए, राजपाल सिंह मकसूद, आप मन से नीचे चलिए, आप मन से नीचे चलिए, मंच से नीचे चलिए, मन से नीचे चलिए, मन से नीचे। हाँ, मन से नीचे चलिए। राजपाल सिंह किसी मकसूद भाई के लाए हुए जल को नहीं पिएंगे। शिप्रा बह रही है, नहाने को तैयार हूँ, पानी पीने को तैयार हूँ, आचमन करने को तैयार हूँ। आप लाइव कर सकते हैं। ये मकसूद भाई, आपका आइए, आचमन करके आप दिखा दीजिए। आइए भाई, अब आचमन करके दिखाइए। आइए भैया, आचमन करके दिखा दीजिए। आइए भाई, देख लिया जाए। ये शिप्रा नदी है, आप देख रहे हैं, ये शिप्रा नदी है। और कांग्रेस के यहाँ पर एक नेता है, इन्होंने बीजेपी के नेता को चुनौती दी कि गंदा पानी है, क्या आप आचमन करेंगे? ये रहा, ये नेता जी आचमन कर रहे हैं। हाँ, अरे कोई गिर मत जाइएगा भाई, धक्का मुक्की मत करिए। हर हर शिप्रे, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री महाकाल। चलिए स्टेज पे आइए, अब स्टेज पे चला जाओ। अब आइए, बैठिए, अपनी जगह पे बैठिए सब। ये कौन कह रहा है एम्बुलेंस बुलाओ? क्या हो गया? एम्बुलेंस बुलाने की बात क्यों? ये इन्होंने सिर्फ इतना सा पानी पिया, इनके दिलों में मेल है। आप सारे जो भी लोग आए, इतना सा पानी पिया और अभी आधे घंटे बाद एम्बुलेंस बुलाना पड़ेगा। आपका टैंकर भर का पानी, आधे घंटे बाद एम्बुलेंस। मुझे राजपाल जी की स्वास्थ्य की फिक्र है कि जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ,
इससे पहले उनकी तबीयत खराब हो। आप क्या टैंकर भर के पानी पियोगे? एक गिलास ही तो पानी अरे तो इंसान के हिसाब से तो पिया उन्होंने। एक महिला है पीछे, कुछ कहना चाह रही है, बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ बोलिए, इधर आइए, चलिए पीछे पीछे चलिए, पीछे जगह दीजिए, आइए पीछे चलिए। मैं वार्ड क्रमांक 47 का बूथ अध्यक्ष हूँ। क्या रोज पानी पीते हैं शिप्रा मैया का, क्योंकि वो हमारी माँ है। माँ का जो नहीं छूटेगा, जो माँ का सम्मान करेगा वही हिंदू, वही भक्त होगा, असली भक्त वही होगा। 50% की सरकार है। खान नदी का सीधा सिपरा में मिल रहा है। खान नदी का पानी, झगड़ा मत करिए। खान नदी का पानी सिपरा में मिल रहा है। 90 करोड़ रुपए का घोटाला करा शिवराज और यहाँ के मंत्री भारत जैन ने 50% कमीशन लिया। इनके बनाए हुए गुजरात के ठेकेदार आए अमित शाह। हम पीते हैं रोज नदी का पानी, चाय पीने से पहले नदी का आकर पानी पीते, उसके बाद चाय पीते। बाबा क्या कहना चाह रहे हो? देखिए बोले दीजिए भाई, एक बुजुर्ग आदमी है। शिप्रा नदी एक पवित्र नदी है। शिप्रा नदी न कभी गंदी हुई है न कभी गंदी होगी। हर कितना ही गंदा पानी होगा, शिप्रा नदी हमेशा पवित्र है और पवित्र रहेगी। नहीं, नदी पवित्र है, पानी गंदा होने की बात कही जा रही है, तो सभी को पता है कि शिप्रा नदी पवित्र है। पीछे एक आ रहा हूँ, एक महिला है, आप बैठिए, उनको बोलने दीजिए। एक महिला है, कुछ कहना चाह रही थी बहुत देर से। बोलिए क्या कहना चाह रही हैं? हम लोग पेंशनर एसोसिएशन। अरे आपस में मत उलझिए, माइक लेकर आऊंगा तब बोलिएगा। एनर्जी बचाइए भैया, अभी चुनाव बचा हुआ है, एनर्जी बचाइए। हाँ हम लोग जरा हमारी भी बात सुने जाए। शिप्रा मैया की जय तो है, आप लोग थोड़ा हमारी भी समस्या है, बाकी समस्या कार्यक्रम को सफल बनाए। हम लोग पेंशनर हैं और पेंशनर के साथ चाहे ये सरकार रही हो चाहे वो सरकार रही हो, 15 वर्ष इनको मिले, 18 वर्ष उनको मिले, लेकिन फिर भी उनकी समस्याएं जैसी की तैसी हैं और उनसे कमर तोड़ मेहनत कराने के बाद यहाँ तक कि चुनाव में भी जान जाती है और कितना रिस्की कार्य करते हैं। वो जब पेंशनर हो जाते हैं तो उनकी और कोई ध्यान नहीं। मतलब पुराना जो उसकी आप मांग है कि वो बहाल हो फिर से? पुरानी बहाल के अलावा उनका जो अभी सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी एरियर्स दिए जाने की, वो नहीं दी। साथ में उनका जो मेडिकल क्लेम है वो मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा। यही हमारा धारा 49(6) समाप्त होना चाहिए। 49(6) की आड़ लेकर प्रदेश सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार कर्मचारियों के विरुद्ध वो करती है मुकदमे। हम हाथ मत पकड़िए, मैं आऊंगा आप लोग के पास। हम 40 साल मेहनत करते हैं और उसके बाद भी अपने पेंशन के लिए हमको भीख मांगनी पड़ती है, जबकि नेता लोग अपनी तनख्वाह कब बढ़ा लेते हैं। देखिए ये बात तो देखिए सही है, नेताओं को जब सैलरी बढ़ानी होती है, दोनों से सवाल है, आपसे भी है और खासतौर पर आपसे, फौरन सारी चीजें पास हो जाती हैं। आवाज दीजिए जरा, इधर आवाज दीजिए। हाँ, नेता तो फौरन अपनी सैलरी बढ़ा लेते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि 40 साल मेहनत करते हैं, सरकारी महकमे में काम करते हैं, पेंशन क्यों नहीं देंगे उन्हें? देखिए, कर्मचारी कल्याण के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। कर्मचारियों के कल्याण के लिए हमने सतत जो है महिला कर्मचारियों को वर्ष में 7 दिवस के अतिरिक्त अवकाश की बात कही है। टीएडीए बढ़ाकर 42% करने का हमने काम किया है। शासकीय सेवकों की उम्र में सेवा उपरांत चतुर्थ समयमान और वेतनमान देने की बात कही है। पेंशन को लेकर भी हमने स्थितियां क्लियर करने का काम किया है और पुलिसकर्मी सहित रोजगार सहायक, आंगनवाड़ी, इन तमाम लोगों को, जो मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सहायिका, उषा, आशा, किताब लेके आ गए हैं, पूरी पढ़ते जा रहे हैं किताब। जी, निश्चित तौर पर गरीब कल्याण के काम किए हमने, कर्मचारी कल्याण के काम किए हैं। ये दिया गया, इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, आप थोड़ा इसको देख लीजिए। निश्चित तौर पर यह उचित समय है इस प्रकार के ज्ञापन देने का भी। अच्छा ये बताइए इतना काम हुआ है क्या? आप लोग तो बहुत आरोप लगा रहे हैं, इतना काम हुआ, लंबी लिस्ट लेकर आए बीजेपी के नेता। झूठ का पुलिंदा है भाजपा सरकार और प्रत्यक्ष प्रमाण है आज कैमरे के सामने बैठी हुई जनता, चाहे आयुष के जूनियर डॉक्टर हो, पेंशनर हो या यहाँ के आपराधिक रिकॉर्ड और आपके कौन बनेगा मुख्यमंत्री का शीर्षक हो। औसतन 8-9 रोज बलात्कार मध्य प्रदेश में हो रहे हैं और मध्य प्रदेश को कुपोषण, बलात्कार, शोषण इसमें नंबर 1 बनाने वाले शिवराज सिंह दोबारा मुख्यमंत्री कभी नहीं बनेंगे, ये जनता तय भी कर चुकी है और प्रत्यक्ष प्रमाण है ये जनता। नहीं, यहाँ पर जो एक घटना घटी थी, जो एक मासूम के साथ हुआ था, पूरे देश को उसने शर्मिंदा किया। लॉ एंड ऑर्डर पर तब गंभीर सवाल खड़े हुए थे। लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति आप लोगों को नजर आती है एमपी में? मैं 1 मिनट हाँ, अरे आप लोग नहीं, जो नहीं बोल पाए उनको बोलने दीजिए। देखिए, मैं आपके दोनों बातों का जवाब देता हूं।
पहली बात है जातिगत जनगणना की। पहले लॉ एंड ऑर्डर पे आइए, मैं उस पे आता हूं, जातीय जनगणना पे। लॉ एंड ऑर्डर का जहां तक सवाल है, लॉ एंड ऑर्डर में आज की पुलिस पूरी की पूरी रैलियां मैनेज करने में लगी है, पूरी की पूरी पुलिस यात्राएं निकालने में लगी है। आप थाने में फोन करिए, अधिकारी नहीं है और लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल कोलैप्स हो रहा है। लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स हो गया है। इधर किसी आपको कुछ बोलना है? मैं कहना चाहता हूं कि दोनों पार्टियों को आप सुन रहे हो, आम आदमी की सुनिए। आम आदमी के ये बताए कि आम आदमी ये जो जाति के आधार पर गणना क्यों रही, गरीब के आधार पर क्यों नहीं हो रही? पिछड़ा, अति पिछड़ा, महा पिछड़ा क्या है ये? गरीब आप उसको करिए अति गरीब, गरीब, मध्यम और रसूख वाला, इसके बाटे। इसका जवाब आप दीजिए, कांग्रेस के नेता हैं आप। प्रधानमंत्री ने भी इस बात का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि सब गरीब उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे पिछड़ा हुआ अगर कोई है तो गरीब है। गरीब कांग्रेस के लिए हमेशा, कांग्रेस का नाम ही गरीबों की पार्टी रहा है। आरक्षण की व्यवस्था यदि मोदी जी इस बात से सहमत थे कि आरक्षण इसमें लागू रहना चाहिए, तो आरक्षण के विरोध में मोदी जी ने क्यों काम नहीं करा? है हिम्मत थी तो काम करके दिखाते। जातिगत जनगणना का आधार ये है कि वो हर तरह से एक आंकड़ा निकल के आए, वर्ग वाइज एक आंकड़ा निकल के आए, और उनके गरीबों की बात क्यों नहीं होती है कि कौन कितना गरीब, कौन किस जाति में है, अगड़ा पिछड़ा, ये सारी चीजें क्यों करते हैं? मनमोहन सिंह गवर्नमेंट में भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी आर्थिक व्यवस्था बन चुकी थी। 27 करोड़ गरीबी की लाइन से लोग यहां ऊपर उठ चुके थे, जो मोदी राज कर नहीं पाया है ये अभी तक। जल्दी से छोटे में। देखिए, कांग्रेस कभी गरीब की बात कर नहीं सकती है, क्योंकि गरीब को मतदाता के रूप में उपयोग करने का काम किया है कांग्रेस ने। सामान्य निर्धन के लिए 10% आरक्षण हमारी सरकार ने देने का काम किया है। सामान्य निर्धन के लिए ईडब्ल्यूएस का आरक्षण अगर किसी ने दिया है तो इस देश में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है, गरीब की गरीबी दूर करने का। बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं? बोलिए। देखिए, यहाँ महाराज जी बैठे हैं शिप्रा के तट पे। आप ये बताइए कि कुंभ स्नान में मोक्षदायिनी मां शिप्रा के नहाने का महत्व है या मां नर्मदा के जल में सिंहस्थ होने का विधान है? आप बताएं महाराज जी, क्या विधान है? आइए महाराज जी जवाब देते हैं। नर्मदा मिलाई जा रही है, जो शिप्रा मां को कल नहीं बहाया जा रहा है, आप बताएं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। क्षिप्रा मैया कल बहनी चाहिए। क्षिप्रा के लिए भी बहुत कुछ काम करने की आवश्यकता है, ये मैं खुले मन से कह देना चाहता हूँ। हम क्षिप्रा को प्रवाहमान देखना चाहते हैं, हम क्षिप्रा को शुद्ध देखना चाहते हैं, पवित्र देखना चाहते हैं। हम जैसा देखना चाहते हैं वैसी अभी क्षिप्रा नहीं है, इसमें बहुत कुछ काम करने की आवश्यकता है। लेकिन मैं जरूर कहूँगा कि काम हुआ भी है और आगे भी होगा। लेकिन पिछली बार से जो सांसद है जटिया जी, वो 30 साल से चल रहा है। सनातन धर्म में नर्मदा में कुंभ का विधान नहीं है। आप सनातन धर्म को देखिए, मोक्षदायिनी मां शिप्रा में 12 वर्ष में कुंभ होगा और यही होना चाहिए। इन्हें जब लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है? एक बच्ची घूमती रहती है 12 साल। आप लोगों के पास कहने के लिए बहुत कुछ है। जैसा कि आपको पता है, चुनावी खबरों का मतलब एबीपी न्यूज, और ऐसे में मध्य प्रदेश में ग्राउंड जीरो पर सबसे पहले एबीपी न्यूज मौजूद है। आप देख रहे हैं इलेक्शन का सबसे भरोसेमंद शो, कौन बनेगा मुख्यमंत्री। यहां पर उज्जैन की जनता मेरे साथ मौजूद है। ये शिप्रा नदी का किनारा है, अलग अलग पार्टियों के नेता भी मौजूद हैं, उनसे हम जवाब ले रहे हैं। अगर आप लोगों को रैली में नारे लगाने हैं तो एनर्जी बचाइए, वरना गला अभी से बैठ जाएगा, दिक्कत हो जाएगी आप लोगों को। कहना क्या है, सवाल किसके पास क्या है? पीछे चलिए, पीछे आप लोग बोल चुके हैं, कुछ और लोगों को बोलने दीजिए, कुछ और लोगों को बोलने दीजिए जिनका नंबर नहीं आया। बोलिए। यहाँ पर जो गंभीर डैम बना हुआ है वो 2.5 लाख की क्षमता से बना हुआ था। आज शहर की क्षमता जनसंख्या जो है 2.5 लाख से बढ़ के 10 लाख हो चुकी है। ये तुम्हारे विधायक रामलाल मालवीय ने विरोध करा, विधायक रामलाल मालवीय ने विरोध करा। झूठ बोलते हैं। ये 18 साल में कोई विकास नहीं करा। झूठ बोल रहे हैं। सेवरखेड़ी डैम बन रहा था उज्जैन। धक्का मुक्की मत करिए, धक्का मुक्की, पीछे चलिए। ये सिर्फ झूठ बोलते हैं और भारतीय जनता। एक मिनट हो गया, बोलिए क्या कहना चाह रहे थे आप, बोलिए। देखिए, आप यह जिस मुद्दे को लेकर आए हैं, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, तो मैं सीधी बात आपको बताना चाहता हूं। इस प्रदेश को कमल नहीं कमलनाथ चाहिए, क्योंकि इस भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 19 सालों में प्रदेश की जनता को छला है, ठगा है। इस प्रदेश के अंदर
मतलब आप कमलनाथ जी को चाहते हैं कि मुख्यमंत्री बने? आम जनता कमलनाथ जी को चाहती हाँ। है। ये मुख्यमंत्री कमलनाथ जी को चाहते हैं क्योंकि उनके बहुत खास हैं। क्या बहुत खास है, 15 मिले में बहुत अच्छा कामकाज करा उनने भाई साहब ने, क्योंकि उनने बहुत सारे ट्रांसफर और ये वो तो हमारे मुकेश जी भाटी जी ने करवाए, इसलिए बहुत कमलनाथ जी कह रहे हैं कि आपने खूब सारे ट्रांसफर पोस्टिंग करवाए हैं, इसलिए आप चाह रहे हैं फिर से वही सरकार आए। ये खिंचवाए हुए 50% की सरकार वाले लोग हैं। आप 50% वाली सरकार है, हम 50% हो 100% हो और फिर 100%, सीधे 100%। आप सुनो मेरी बात, तो खत्म हो जाएगा। मैं उसकी भी बात कर रहा हूँ। क्या एक आपने एक डैम की बात आई थी, सेवरखेड़ी डैम पिछले सीएससी में बनना था। मेरे को आप एक बात बतलाओ, क्या लूट पड़ी है जो 50% ले लेंगे लोग? मजाक है? एक सीएजी होती है। धक्का मुक्की मत करिए, पीछे चलिए। बोल रहे हैं आप सुबह भ्रष्टाचार की गलत बात कर रहे हैं। सीएजी ऑडिट होता है, ऑडिट होती है गवर्नमेंट, आप बोल रहे हैं। आपको बताना चाहता हूँ, बोलिए। देखिए बहुत सीधी बात है, बिल्कुल निराधार बात है जो 50% आरोप लगा, लेकिन इनके जो प्रधानमंत्री राजीव गांधी, उन्हें तो स्वीकार करा था सार्वजनिक रूप से 85% घोटाला होता है, तो उस पर जवाब दे कि यार उनने तो 85% घोटाला। मैं आपको बता रहा हूँ कौन बनेगा मुख्य। हल्ला मत करो यार, अपनी अपनी बात रखिए, धक्का मुक्की मत करिए। चलिए पीछे चलिए, किसी को चोट लग जाएगी, पीछे चलिए। अभी मुद्दों के अलावा सारी प्रकार की बातें हो रही हैं। कौन बनेगा मुख्यमंत्री, ये लगातार स्पष्ट होते जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी में को जिस प्रकार का बहुमत मिल रहा है राष्ट्र में है, भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए गए काम जिस प्रकार से विश्वव्यापी हो रहे हैं, चाहे वो विकास के मामले हो, चाहे सांस्कृतिक मामला हो, चाहे शिक्षण का मामला हो, युवाओं का रोजगार हो, महिला का सम्मान हो। अभी आइए पीछे, आप ही लोग घूम घूम के नहीं बोलेंगे। नहीं हो गया, आपकी बात हो गई। आप ही लोग घूम घूम के बोलते रहते, नहीं हटिए, पीछे हटिए। अब बाकियों को बोलने दीजिए। ये बताएं कि इन्होंने 19 किससे सवाल पूछा है? बीजेपी से 19 साल में युवाओं के रोजगार के लिए उज्जैन में इन्होंने क्या किया? ठीक है, आइए, रोजगार के लिए आपने क्या किया? बीजेपी के नेता से सवाल है, रोजगार के लिए क्या किया आपने? उज्जैन नगरी में कई सारे उद्योग हम लेके आए, नई विक्रम नगर उद्योग हम लेकर आए। वो कह रहे हैं एक उद्योग का नाम बताइए। सिंटेक्स प्रतिभा सिंटेक्स का भी चल रहा है। अब आपके जवाब बोलने दीजिए, ऐसे मत करिए। ये रैली नहीं है ना भाई साहब, ये एक इलेक्शन शो है, समझ रहे ना। एबीपी न्यूज में कौन बनेगा मुख्यमंत्री कार्यक्रम आप देखते ही हैं। हाँ बोलने दीजिए। देखिए निश्चित तौर पर जब ये फैक्ट्रियां बंद हुई उस समय मध्य प्रदेश में सरकार कांग्रेस की हुआ करती थी। दिग्विजय सिंह, आप लोग नीचे चलिए, मैं आता हूं। मंच से नीचे, मंच पे मत आइए। ना गलत बात है। मैं सबके पास आया हूं, आपने अपनी बात रखी है, मंच पे नहीं। इनको अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए, मैं आ रहा हूं आपके पास। बोलिए, जल्दी से खत्म करिए। सरकार दिग्विजय सिंह की थी जब यहाँ पे फैक्ट्रियां बंद हुई, उसके बाद में हमारी सरकार बनने के बाद में हम कई सारे नए उद्योग यहाँ लेकर आए और उद्योग के साथ साथ में आज महाकाल लोक, श्री महाकाल महालोक के माध्यम से उज्जैन की अर्थव्यवस्था में अमूलचूल परिवर्तन हुआ है। आज वैश्विक स्तर पर इस बात की आवश्यकता है कि उज्जैन की अर्थव्यवस्था की स्टडी की जाए, तो आप देखेंगे। ठीक है, बोलिए। ये एक महिला यहाँ पे आई थी, आइए आप बोलिए। हाँ एक मिनट रुकिए, अरे बोलने दीजिए यार। यही बोलेंगे। हेलो, मैं ये चाह रही हूँ कि आर्ट फोर्सिंग वाले के जो लोग हैं, इनको जो शोषण हो रहा है वो पूरा क्लीन कराया जाए। अच्छा, हम मामा जी ने द लाडली शो में खुद श्रम की बात की कि उन्होंने जब श्रम के लिए लड़ाई लड़ी कि कम मजदूरी मिलती थी तो वो श्रम के लिए लड़े और आज मुख्यमंत्री बन गए। तो आज हम लोगों को पैसा कम क्यों मिल रहा है? क्यों कम? बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं? इधर आइए, क्या कहना चाह रहे हैं आप? सब कांग्रेस की सरकार 70 साल से थी, कभी गरीबों के लिए इन्होंने सोचा? भाजपा की सरकार ने शौचालय बनवाया और उज्ज्वला योजना से हर घर में गैस टंकी पहुंचाई, प्रधानमंत्री ने घर बनवाए। कभी कांग्रेस की सरकार ने क्यों नहीं करा 70 साल से? सर जरा ये पढ़ के आए, इंदिरा आवास योजना कौन लाए? इंदिरा गृह बिजली योजना कौन लाए? प्रधानमंत्री ने नाम बदल दिया, अटल बिहारी नाम बदल गए। केवल और केवल भ्रष्टाचार भाजपा करती है। पीछे चलिए, पीछे धक्का मुक्की मत करो, पीछे चलिए। भाई साहब, पहले तो आपका महाकाल नगरी में बहुत बहुत स्वागत है। मैं एक आम नागरिक हूँ। मैंने पिछले राजा बाबू की 10 साल जो सरकार रही थी कांग्रेस की, वो भी देखी है। उसमें गड्ढों में सड़क हुआ करते, सड़कों पे गड्ढे हुआ करती थी, है ना भाई साहब? तो वो सरकार से ये सरकार बेटर है। भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम कर रही है। सबसे पहले तो बाबा महाकाल के नगरी में एबीपी का बहुत बहुत सम्मान स्वागत। धन्यवाद बहुत बहुत आपका।
मैं कांग्रेस के मित्रों से कहना चाहूँगा कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने इतनी जन कल्याणकारी योजना चालू की है। सबसे पहले लाडली बहना और लाडली लक्ष्मी योजना, इस पे जीवन बदलने का काम किया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। और मध्य प्रदेश बहुत विकास के रूप में आकार ले रहा है। ये 20 साल एक मिनट को देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। ये 20 साल से ये भांजिया क्यों अपने अधिकार के लिए घूम रही है? 20 साल में ये भांजिया अपने अधिकार के लिए क्यों घूम रही है? चलिए मैं एक ब्रेक ले लेता हूं, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं किस तरीके की चुनावी सरगर्मी उज्जैन में नजर आ रही है। अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान भी नहीं हुआ है, लेकिन आप देख रहे हैं किस तरीके से हम उज्जैन की जनता के साथ यहां पर मौजूद है। जरा जोरदार तालियां हो जाए। ये शिप्रा का किनारा है, हमारे साथ अलग अलग दलों के नेता हैं और तकनीक के माध्यम से हमारी कोशिश है कि उज्जैन के हर आयाम से हम आपको वाकिफ करवा पाएं। ये विहंगम दृश्य आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे यहां पर। अब जरा वक्त की कमी है, फटाफट जिसको बोलना है एक एक लाइन में, मैं ज्यादा वक्त नहीं दे पाऊंगा। सर हम किसान लोग हैं, दिग्विजय सिंह जी शासन में हमें लाइट नहीं आती थी, आज 8 घंटे लाइट मिल रही है। ठीक है, हो गई बात। हाँ आप हो गया। हाँ बोलिए सर, हमारा जो पटवारी का रिजल्ट आया है उसमें घोटाला हो गया है, जो कि जांच बोले थे 31 अगस्त तक जांच होकर रिजल्ट आ जाएगा। उसका अभी तक जांच का कोई अता पता नहीं है। जितने एग्जाम घोटाला हो गया उसी में। जी सर, जितने एग्जाम हुए हैं, चाहे वन रक्षक का हुआ हो, कांस्टेबल का हुआ हो, ग्रुप 4 का, किसी का रिजल्ट नहीं दिए हैं। MPSI की वैकेंसी 2017 में लास्ट टाइम आई थी, जब से वैकेंसी नहीं, वैकेंसी तब से नहीं आई है। आप क्या कहना चाहते हैं? सर मध्य प्रदेश में भाजपा की 80% योजनाएं घर घर में है, तो भाजपा सरकार आएगी और बेहतर तरीके से आएगी। मैं चाह रहा था मध्य प्रदेश के पेंशनरों की बात आपके माध्यम से कि राज्य सरकार तक पहुंचे। नंबर 1, धारा 49(6) जो सहमति का प्रावधान कर रखा है वो समाप्त की जाए। दूसरा, जो पेंशनरों का एरियर 27 CS घोटाला हुआ, उसकी जांच चल रही, लोकायुक्त में मुकदमा है। व्यापम घोटाला हो गया, हजारों लोग अंदर हुए, उसकी घटना। 25 इनके मंत्री हैं जिन पे अभी आउटसोर्स की बात बच्चे ने रखी थी। 11,000 और 13,000 स्किल्ड और अनस्किल्ड को ठेकेदार को मिल रहा है। शोषण की बात इसलिए आई थी कि इनको 5 और 6,000 ठेकेदार दे रहा है। चलिए, आप लोगों के पास कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन अब मैं माफी चाहूंगा, वक्त नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। कल देवास की जनता से मुलाकात होगी। देखते रहिए कौन बनेगा मुख्यमंत्री।